हेलो एवरीवन, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सभी वो बच्चे जिन्होंने IIT-JEE एडवांस का एग्ज़ाम अभी दिया है 27 तारीख को 27 सितंबर को, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इस वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो उनको आने वाले समय में ब्रांच सेलेक्ट करने में, अपना करियर सेलेक्ट करने में, आगे का एक्शन लेने में मदद करेगी डेफिनेटली। तो बच्चों, सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज चंद्रशेखर शर्मा। आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम IIT बॉम्बे, 2003 पास आउट। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई केम टू कोटा सिटी इन 2005 और 2005 से मैंने यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। आई वर्कड एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा फॉर 10 years। एक्चुअली मैंने 15 साल वहाँ काम किया, लेकिन 10 साल आई वॉज वर्किंग एज VP एंड HOD। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे मुझे नहीं जानते उन बच्चों को ये भरोसा होना चाहिए कि जो गाइडेंस उनको मिल रही है वो गाइडेंस काफ़ी अनुभव के बाद, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स मैंने अपने जीवन में देखे। कई बच्चे मेरे सामने IIT में गए, कई बच्चों की 100 में रैंक, 10 में रैंक, 20 में रैंक, 50 में रैंक। कुछ बच्चे ऐसे भी देखे जो सेलेक्ट नहीं हुए। सेलेक्ट नहीं होने के बाद उन्होंने क्या किया, क्या एक्शन लिया। आई नो thousands of students who are not IITians still more successful than IITians, and I know thousands of students who are IITians and who are more successful than average IITian, and I know many students जो IITs में जाने के बाद भी उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो बच्चों, जो इतना अनुभव है इतने सालों का, इतने IITians को देखने का, इतने सारे इंजीनियर्स को देखने का, उस अनुभव के जो थोड़े बहुत एक तरह से कह सकते हो उस अनुभव की एक समरी मैं आपके सामने अगले 10 से 15 मिनट में प्रेजेंट करने वाला हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए ये जो समरी होगी ये फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहले मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं। आज 30 सितंबर है और हो सकता है ये वीडियो आज ही डले, हो सकता है कल डले। तो बच्चों, आज जो है वो फाइनल डेट थी आपको अपने रेस्पॉन्स में जो भी आपको सबमिशन करना था। यदि आपको किसी क्वेश्चंस के आंसर को चैलेंज करना था तो टुडे वाज द लास्ट डेट। फिजिक्स में 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको लैंग्वेज की वजह से चैलेंज किया जा सकता है। लैंग्वेज की वजह से आप आराम से डेफिनेटली उनको चैलेंज कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो टाइमली आ जाता है और तब तक चैलेंज करने का टाइम है तो आप डेफिनेटली उसको चैलेंज करिएगा, ठीक है। नंबर 2, 5 अक्टूबर को टेंटेटिवली IIT का रिजल्ट और आपकी फाइनल रिस्पॉन्स शीट और फाइनल आंसर की IIT जारी करेगी। 6 अक्टूबर को जॉइंट सीट अलॉटमेंट जो अथॉरिटी है, जो कि MHRD के अंदर आती है, जोसा जिसको शॉर्ट नाम से आप जानते हैं, वहाँ उसकी वेबसाइट पे आपकी सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। 5 और 6 को ही आर्किटेक्ट, जो बच्चे आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, आर्किटेक्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके एनरोलमेंट्स होंगे। और 8 अक्टूबर को जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, AAT जिसको बोला जाता है, उसका टेस्ट होगा। ये टेंटेटिव डेट्स मैंने IIT की वेबसाइट से देख करके आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों, आर्किटेक्ट का एग्ज़ाम जो बच्चे देना चाहते हैं वो सावधान हो जाएं और तुरंत जैसे ही उसकी ओपन होती है एनरोलमेंट, वो आर्किटेक्ट में एनरोल करें। आर्किटेक्ट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छा एकेडमिक प्रोवाइड करते हैं, एकेडमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। सबसे तो जिन बच्चों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख करके, बड़े बड़े पुल देख करके, जैसे बुर्ज खलीफा का आपने नाम सुना होगा, बुर्ज खलीफा को देखने के बाद लगता नहीं कि वो मैन मेड है। आप बड़ी ऐसी सिटीज़ देखते हो, इतना बढ़िया उनका डिज़ाइन होता है, देख के ही मन खुश हो जाता है। यदि आप में वैसा बनने की चाह है तो आपको आर्किटेक्ट वाले कोर्स को जरूर चुनना चाहिए। वैसे मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे पहले प्रेफरेंस IIT रखते हैं, उसमें भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच रखते हैं, उस बारे में आगे बात करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रखते हैं, लेकिन वो आर्किटेक्ट या तो मजबूरी में जाते हैं कि कहीं कुछ नहीं मिला तो चलो आर्किटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें वास्तव में जुनून होता है कि मुझे ये आर्किटेक्ट में काम करना है। मैं 2-3 एग्जाम्पल मेरे को याद है। मेरे एक स्टूडेंट था, वो इंटेंशनली जानबूझकर एग्रीकल्चर लिया उसने। इवन उसकी रैंक ऐसी थी कि उसको मैकेनिकल या ऐसा कोई ब्रांच मिल सकता था आराम से अच्छे IIT के अंदर, लेकिन जानबूझ के उसने एग्रीकल्चर लिया। और बच्चों, ही इज़ वेरी हैप्पी एंड वेरी सक्सेसफुल। एक आध तो वो फॉरेन टूर मार चुका है कॉलेज के अंदर और उसके बाद उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी है। तो एग्रीकल्चर ब्रांच जो है, आई थिंक IIT खड़गपुर में है, वहाँ पर वो ही इज़ वेरी हैप्पी। तो आउट ऑफ द वे जाकर भी कुछ चीजें आपको ऐसी मिल सकती है, प्रोवाइडेड यू हैव इंटरेस्ट, प्रोवाइडेड यू हैव रेस्पेक्ट इन दैट ब्रांच।
इफ यू कांट रेस्पेक्ट योर ब्रांच यू कांट स्टडी वेल। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि 8 अक्टूबर को जो टेस्ट होगा AAT, जो मैंने इसकी जेई की वेबसाइट से देखा, यदि जो बच्चे आर्किटेक्ट में जाना चाहते हैं तो उसका फॉर्म जरूर भरें और उसको जरूर दें। अब बच्चों बात आती है कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद 2-3 तरह के ही आउटपुट हो सकते हैं। नंबर 1, हमारी रैंक आ गई और रैंक वैसी आई जैसा हमारे सपने में था, जैसा हमने सोचा था, जिस कॉलेज में हम जाना चाहते हैं, जो ब्रांच हम पाना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग्स में वो रिजल्ट आया। नंबर 2, हमारा रिजल्ट आया तो है, हम लोग सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन 200-300 रैंक पीछे आई है जो हम सोच रहे थे, या ज़्यादा पीछे आई है। नंबर 3, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं उस बच्चे की बात करता हूँ जिसकी जो रैंक आई है उसकी ड्रीम रैंक के आसपास है। ऑब्वियस सी बात है, उस बच्चे को तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा डेफिनेटली ओल्ड आईआईटी में जाना पसंद करेगा, पुराने आईआईटी में जाना पसंद करेगा, प्रेफर करेगा आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, कानपुर, और वो अपनी ड्रीम ब्रांच ले और पूरे शिद्दत से, मन से। जैसे मान लीजिए कि मैं एज ए स्टूडेंट, मेरी जो ड्रीम रैंक थी, मेरे को तो लगता था यार 500 के अंदर आ जाए बहुत है, और वो 500 के अंदर आ गई, तो मैं आई वॉज हैप्पी। लेकिन मैं एक गलती कर बैठा, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस लेना था, लेकिन बॉम्बे जाने के चक्कर में आई लाइक बॉम्बे सिटी, माय फादर आल्सो लाइक बॉम्बे सिटी, मेरे कुछ रिलेटिव्स वहाँ रहते थे, तो केवल वहाँ जाने के चक्कर में मैंने कंप्रोमाइज़ किया अपनी ब्रांच से, और 4 साल में परेशान रहा। मेरे को मैकेनिकल बहुत अच्छा नहीं लगता था, मैं सोचता था इलेक्ट में होता तो अच्छा होता, मैं सोचता था कंप्यूटर में होता तो अच्छा होता। और एक बात और बच्चों, कई बार हम लोग इस भरोसे में आईआईटी चले जाते हैं कि फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज कर लेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं, ब्रांच चेंज करना तारे तोड़ के लाने जैसा है। आपने आईआईटी में ब्रांच चेंज कर ली, मतलब आप एक तारा तोड़ के लिया। बहुत कम बच्चों को ब्रांच चेंज का मौका मिलता है, क्योंकि ब्रांच चेंज के जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। यू हैव टू बी अमंग द टॉपर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, और कई बार वहाँ जाने के बाद जरूरी नहीं कि हम टॉपर वाली लिस्ट में आए, क्योंकि जनरली जो बच्चे अच्छे रैंक वाले होते हैं वो वहाँ भी जाकर के अच्छा करते तो ही, मेहनत तो करते ही हैं, और वो CPI में जो क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स होती है उसमें भी आगे चलते हैं। तो जिस बच्चे की ऑलरेडी रैंक पीछे आई थी, वो कई बार, वैसे मैं अभी 3 साल पुराने एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट था, IIT दिल्ली गया था। IIT दिल्ली जाने के बाद उसकी जो ब्रांच थी वो ब्रांच थी केमिकल, और उसने ब्रांच चेंज किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में आया हूँ। तो IIT दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट में, गंतव्य भट्ट नाम है उसका, मेरे को जहाँ तक नाम भी अच्छे से ध्यान है, IIT दिल्ली गया और उसने ब्रांच चेंज किया। कोटा के रहने वाला बच्चा है, इसीलिए मैं जानता हूँ उसको, और मेरे से पढ़ा भी था, अटैच था, और ब्रांच चेंज होने के बाद उसने मुझे मैसेज भी किया था। तो उस बच्चे का एग्जाम्पल मेरे सामने की बात है। जब मैं IIT में था तो हमारे डिपार्टमेंट में एक लड़की थी, उस लड़की ने मैकेनिकल से ब्रांच चेंज किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो होता है, लेकिन टफ काम होता है। मैंने भी कोशिश किया था ब्रांच चेंज का, लेकिन नहीं हुआ। तो जो बच्चे जिनकी रैंक आ गई है, उनकी ड्रीम रैंक आई है, और वो बच्चे उस ड्रीम रैंक के हिसाब से उनकी ड्रीम ब्रांच जो भी वो सोच रहे थे उसको यदि लेते हैं, उसके बाद कोई पीछे मुड़ के नहीं देखना, यूँ समझ के चलिए बेस्ट ब्रांच है और बेस्ट करना है। उसके बाद अगर आप अच्छा कर रहे हो, खुशी होकर के काम कर रहे हो, हैप्पीली पढ़ रहे हो, आपकी CPI ऑलरेडी अच्छी आ रही है, तो ब्रांच चेंज होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, बस अपने को मेहनत करना है। अब आते हैं दूसरी क्वालिटी के स्टूडेंट्स, जिनकी ब्रांच, जिनकी रैंक, यही एक तरह से कह सकते हो मेन परेशानी वाली जड़ यही होती है, क्योंकि 1.25 लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनमें से 10-12 हज़ार बच्चे जो है उनको रैंक मिलती है, और उनमें से भी जिनको रैंक मिलती है सबकी ड्रीम तो ऊपर ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे बड़ा डिस्कशन करेंगे, सबसे लंबा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर कई तरह के प्रश्न उठते हैं, ओल्ड IIT वर्सेस न्यू IIT वर्सेस NITs। ओके, उसके अलावा एक प्रश्न और उठता है, ओल्ड IIT में खराब ब्रांच वर्सेस न्यू IIT में अच्छी ब्रांच। तो बच्चों इन सब सवालों का ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, और इन सब सवालों का सटीक जवाब किसी के पास नहीं मिलेगा। ऐसे में क्या होता है, बच्चे जैसे ही रैंक आती है, बच्चे 10 लोगों से पूछते हैं,
CSS सर से पूछ लिया, XYZ सर से पूछ लिया, PQR सर से पूछ लिया, उसके बाद उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं ज़्यादातर लोगों ने क्या चीज़ बोली, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंटरसेक्शन होता है उसको वो सेलेक्ट करते हैं। मैं बोल रहा हूँ बच्चों, आपको पूछना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबकी सलाह लेनी चाहिए, लेकिन आपको सबसे पहली बात ये अपने मन की सुननी चाहिए कि वास्तव में आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्या कर रहे हो। मैं अपने अनुभव से आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, यदि आपको अच्छी लगे तो उसको फॉलो करिए, यदि अच्छी नहीं लगे तो फिर आप उसको एज ए गाइड रखें और उसके बाद अपना दिमाग लगाएं और जो भी डिसीजन आपको लेना है आप अपना डिसीजन लें। तो पहला प्रश्न आता है ओल्ड IITs वर्सेस न्यू IITs। तो मेरा उसका सटीक जवाब है ओल्ड IITs। ओल्ड IITs को ही हम प्रेफर करेंगे यदि हमारी रैंक ऐसी आती है कि हमें IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास में कुछ मिल सकता है, गुवाहाटी में कुछ मिल सकता है, तो हम सबसे पहले 4 IITs प्रेफर करेंगे, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास। ऑर्डर चेंज कर सकते हो आप अपनी ट्रैवलिंग फैसिलिटी को देखते हुए, प्लस ये देखते हुए कि इस समय रैंकिंग में कौन सी IIT बेटर चल रही है, प्लस ये देखते हुए कि आपकी रैंक क्या है, उससे ब्रांच कौन सी मिल रही है। जैसे यदि आपकी रैंक अंडर 50 है और आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको IIT बॉम्बे सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे IITians मिलेंगे, बहुत सारे अंडर 50 स्टूडेंट्स मिलेंगे। यदि आपकी रैंक 300 के आसपास है मान लीजिए, और आपको मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स डुअल डिग्री लेना है, तो आप IIT बॉम्बे या दिल्ली दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी रैंक 400 के आसपास है और आपको लगता है मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स डुअल डिग्री लेना है, तो हो सकता है आपको IIT बॉम्बे में ना मिले, तो उसके लिए फिर आपको मद्रास पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ओल्ड IIT के अंदर बेस्ट ब्रांच, आपको क्या करना है, सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट करना है IIT कि मेरे पास ये IITs के ऑप्शंस हैं, उसके बाद ब्रांच शॉर्ट लिस्ट करनी है, उसके बाद ये देखना है कि मेरे को इंटरेस्ट कौन से ब्रांच में आने के चांसेस है, किस ब्रांच का जो है वो एक तरह से कह सकते हो जॉब सीन अच्छा है। वैसे बड़ा सिंपल सा थंब रूल है, हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का ट्राई करते हैं BTech, उसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग साइंस जो कई बार होता है 5 साल वाला कोर्स बच्चे लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स BTech, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डुअल डिग्री के कोर्सेज होते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे IIT बॉम्बे में 2 तरह के कोर्सेज हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक होता है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इसी तरह से और एक और है जो मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो 2 कोर्सेज हैं डुअल डिग्री के, तो उन दोनों कोर्सेज में से आप कोई भी चुन सकते हैं। उसी तरह से मैकेनिकल में जाएं तो मैकेनिकल में फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है, लोग मैकेनिकल चुनते हैं। मैकेनिकल के अंदर भी BTech के कोर्स के अलावा 3 कोर्सेज और हैं, एक है कैडा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, एक है सिम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, और एक है TFE थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग। ये डुअल डिग्री के कोर्सेज होते हैं। अच्छा, डुअल डिग्री का नाम आया तो थोड़ा सा डुअल डिग्री का भी क्लेरिफाई कर देता हूँ। देखो बच्चों, बहुत सारे लोगों के मन में अप्रेंशन होता है डुअल डिग्री कोर्सेज अच्छे नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। डुअल डिग्री का मतलब है कि 4 साल आप उन बच्चों के साथ पढ़ेंगे जो BTech करेंगे, और 5वां साल आप एक मास्टर्स डिग्री के लिए IIT में रुकेंगे। जो मास्टर्स डिग्री आपको 1.5 साल में 2 साल में मिलती है, आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो 2 साल में MS मिलेगा, ठीक है, आप IIT में रहते हो MTech करते हो तो वही 2 साल में मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ 1 साल में आपको लाइफ लॉन्ग मास्टर डिग्री मिल सकती है। बट स्टिल लोग BTech कोर्सेज को प्रेफर करते हैं। इवन आई प्रेफर्ड BTech कोर्स बिकॉज सबके मन में ये रहता है कि मैं 4 साल में जल्दी से कंप्लीट करके BTech कंप्लीट करके फिर मैं IAS दे सकता हूँ, CAT एग्जाम दे सकता हूँ, या हो सकता है मैं जॉब कर सकता हूँ, जॉब रहते रहते मैं CAT एग्जाम दे सकता हूँ, या आगे की कोई फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं US जा सकता हूँ MS के लिए। तो लोग थोड़ा सा ये सोचते हैं कि वो 1 साल बच जाए और उसको फिर हम आगे यूटिलाइज कर लें। तो यस, BTech हमको प्रेफर करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए रैंक ऐसी है कि वो BTech में हमको, सपोज करो मेरी रैंक जो है 300 है, अब मेरे को BTech में इलेक्ट्रॉनिक्स IIT बॉम्बे में मिल नहीं रहा है और मुझे IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, तो मैं डुअल लेकर के पढ़ सकता हूँ। 1 साल का कंप्रोमाइज होगा, लेकिन उस 1 साल में मुझे कुछ मिलेगा, मतलब नुकसान नहीं होगा। तो डुअल डिग्री कोर्सेज से भागना नहीं है। मेरा अनुभव ये भी रहा है बच्चों, जब मैं कॉलेज में था, डुअल डिग्री वाले बच्चों के प्लेसमेंट्स BTech वालों से बेटर होते हैं, क्योंकि नंबर 1 दे हैव 2 डिग्रीज, नंबर 2 वो 1 साल ऑलरेडी ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हो, तो मैच्योरिटी लेवल भी थोड़ा सा BTech वालों से ज़्यादा, ऐसा हो सकता है जो रिक्रूटर्स होते हैं उनका मानना ऐसा हो सकता है, ऐसा मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि रिक्रूटर्स ये फील करते हैं कि दे आर मोर स्टेबल, क्योंकि BTech वाले जो लोग होते हैं जनरली वो जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। जॉब ज्वाइन करने के बाद मोस्टली बहुत सारे बच्चे विद इन 6 मंथ्स 1 ईयर के अंदर अंदर जॉब स्विच कर देते हैं। तो उनकी BTech वालों की जो स्टेबिलिटी है वो इंडस्ट्री में
वो इतनी स्टेबिलिटी नहीं आती जितनी कि डुअल डिग्री वालों की आती है। तो जॉब सीन के मामले में डुअल डिग्री कोर्सेज जो है ना वो बुरे कोर्सेज नहीं है। अब बात आती है बच्चों ओल्ड आईआईटी वर्सेस न्यू आईआईटी। तो अब वहां पे अभी सबसे पहले मैं आपको बताया विल प्रेफर ओल्ड आईआईटीज। न्यू आईआईटीज में हम कब जाएंगे? यदि मेरी रैंक मान लीजिए 1500 रैंक है, अब 1500 रैंक के आसपास में अगर आईआईटी बॉम्बे दिल्ली में जाऊंगा तो मुझे सिविल मिलेगा, एरोस्पेस मिलेगा, मटेरियल साइंस मिल सकता है। और रैंकिंग में जनरली वो पीछे आते हैं, जनरली उनका जो जॉब सीन होता है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसा नहीं होता। हालांकि आईआईटीज में सभी ब्रांचेस लगभग एक जैसी मेहनत से पढ़ाई जाती है, बट कहीं ना कहीं ये समय की मांग होती है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके जॉब्स थोड़े फास्ट लगते हैं और अच्छे लगते हैं। तो फिर उस केस में यदि मुझे अच्छी ब्रांच मिल रही है नई आईआईटी के अंदर, मान लीजिए मेरी रैंक 1500 से 2000 के बीच में है और मुझे आईआईटी इंदौर के अंदर या आईआईटी रोपड़ के अंदर या आईआईटी जोधपुर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, तो मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ। सो वील प्रेफर न्यू आईआईटी इन केस अवर रैंक इज नॉट एट पार। तो नई आईआईटी में भी हम लोग जा सकते हैं। नई आईआईटी में कहीं से कहीं तक कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात होती है कि जब हमारे पास ओल्ड आईआईटीज जिनके अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, जिनकी अच्छी रैंकिंग्स हैं, उन रैंकिंग्स में से अगर ओल्ड आईआईटी का ऑप्शन अपने पास है तो पहले उसको चुनिए। उसके बाद हम नीचे आते जाएंगे अपने आप। और आप जानते ही हैं बच्चों, ग्रेडिंग सब जगह होती है, तो आईआईटीज में भी ग्रेडिंग होती है। और नई आईआईटीज की जो ग्रेडिंग है फिलहाल पुराने आईआईटीज से बेहतर तो नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में सभी आईआईटीज की ग्रेडिंग एक जैसी हो जाए, सभी आईआईटीज एक जैसा करें, तो उस समय जब मैं स्टेटमेंट दूंगा तो मैं कहूँगा कि जितनी भी आईआईटीज हैं उनमें से कोई भी चुन लो, सारी एक जैसी हैं। अब बात आती है कि यदि मेरी रैंक बहुत ही पीछे 4000, 5000, 6000 टाइप की रैंक है मेरी जनरल कैटेगरी में, या मतलब मुझे ओल्ड आईआईटी में भी ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही है, अब मैं क्या करूं? अब मुझे क्या देखना है बच्चों, क्या मेरी एनआईटी में रैंक अच्छी है? यदि मेरी एनआईटी में रैंक अच्छी है, मतलब मेरी जेईई मेन में रैंक अच्छी है, तो मैं ट्रिपल आईटी या फिर अच्छी एनआईटी, जैसे एनआईटी तिरची हो गया, एनआईटी तिरची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी जयपुर, ये कुछ एनआईटीज इतनी बढ़िया एनआईटीज है बच्चों कि ये बहुत सारी आईआईटीज के ऊपर मानी जा सकती है। तो फिर मैं क्या करूंगा? अगर मुझे वहां कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, बेटर ब्रांच, यहाँ मुझे ब्रांच मिल रही है बिल्कुल लोअर, वहां मुझे ब्रांच मिल रही है टॉप, तो मैं न्यू आईआईटी तो वैसे भी मुझे नहीं मिल रही, पुराने आईआईटी तो वैसे भी नहीं मिल रही, न्यू आईआईटीज में लोअर ब्रांच मिल रही है, तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, कोई अच्छी ट्रिपल आईटी, अच्छी रैंकिंग वाली ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हो गया। वहां पर मुझे अगर मान लीजिए कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, देन आई कैन गो देयर। यदि आपकी रैंक ऐसी है बच्चों कि उसमें आपको ट्रिपल आईटी में या फिर ये कह सकते हो कि नए एनआईटीज के अंदर भी अच्छी ब्रांचेस नहीं मिल रही, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए फिर उस केस में? उस केस में बच्चों पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, आईआईटीज एंड एनआईटीज आर नॉट एंड ऑफ द लाइफ। आपके जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। आप में यदि टैलेंट है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, मैं हजारों की संख्या में ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो किसी आईआईटी में नहीं गए, किसी अच्छी एनआईटी में नहीं जा पाए। उन्होंने जो कॉलेजेस उनको मिले उस समय, उन्होंने आईआईटी की तैयारी करी थी लेकिन नहीं हो पाया। तो जो कॉलेजेस मैंने वहीं पढ़े लेकिन वहाँ जाकर बहुत मेहनत करी और आप आज वो बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं। तो इसलिए अपना दिल छोटा नहीं करना। उस केस में बच्चों बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 2-4 ऑप्शंस तो मैं आपको गिना सकता हूँ। आने वाले समय में बूमिंग फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी कोर्स कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं किसी भी कॉलेज में पढ़ते हुए, या ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज को पढ़ाया जाता हो। बूमिंग फील्ड है कंप्यूटर साइंस की तरह। आप किसी कॉलेज में एक कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बट आप इंटरेस्ट आपका डेवलप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। आज के ज़माने में गेमिंग सॉफ्टवेयर्स हो गया, या ये कह सकते हो कि मास कम्युनिकेशन के लिए जो है सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मास कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। डिज़ाइनिंग आप सीख सकते हैं। आपका अगर इंटरेस्ट है मैकेनिकल के अंदर, आपका इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, तो आप ऑटोमोबाइल की इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं आईआईटी एनआईटी से, किसी अच्छे कॉलेज से कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? वो आदमी अच्छा ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकता है जो ऑटोमोबाइल्स को यहाँ से दिल से पढ़ता है, दिल से समझता है।
जो इंजन की धड़कन को समझ जाता है ना, वही अच्छा ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। उसको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं अपने गली मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे मैकेनिक होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो सर्टिफाइड मैकेनिक होते हैं उनसे भी बेटर होते हैं। इसलिए बच्चों आपको ये घबराने की जरूरत नहीं। यदि आपका किसी कारण से कैटेगरी 1 यानी कि ड्रीम रैंक नहीं आती, कैटेगरी 2 यानी कि रैंक तो आ गई लेकिन ड्रीम वाली नहीं, कैटेगरी 1 यानी ड्रीम रैंक आ गई, कैटेगरी 2 यानी ड्रीम रैंक नहीं आई, कैटेगरी 3 मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को डिमोरलाइज नहीं होने देना है। गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन है। हमारा जो अधिकार है सिर्फ कर्म पर होता है, मा फलेषु कदाचन है, उसके फल पर हमारा अधिकार बिल्कुल नहीं है। फल क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो ईश्वर पे छोड़ दें और हम आगे की तैयारी करें। तो बच्चों ये ओल्ड आईआईटी वर्सेस न्यू आईआईटी, ब्रांच वर्सेस कॉलेज, मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो अभी अच्छा इस डिस्कशन के बाद भी आपके मन में ये डाउट्स रह सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उनको डाल सकते हैं। आपके रैंक आने के बाद आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डाल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन बच्चों ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, और यदि आप इस समय कॉलेज के लिए काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो याद रखिएगा इस समय का जो निर्णय है वो फ्लो में आके कतई नहीं लेना। निर्णय लेना दिमाग से, निर्णय लेना सोच समझ करके, क्योंकि बेटा जो कॉलेज और जो ब्रांच आप आने वाले 10 दिनों में चूज करोगे बेटा वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। जैसे मैं पिछले 20 सालों से बीटेक मैकेनिकली हूँ, एक छोटा सा निर्णय उसने मेरी लाइफ बदल दी। जिस दिन मेरी काउंसलिंग थी उस समय पे ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ करती थी। मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी रैंक 200 के अंदर थी, मेरी रैंक 400 के अंदर थी, 392 थी। मैं आईटी कानपुर जा रहा था, मतलब मेरे फादर चाहते थे कि मैं बॉम्बे जाऊं, बट मैं आईटी कानपुर मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने कोई बात नहीं आईटी कानपुर चलते हैं। वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा था, आईटी मद्रास मुझे कंप्यूटर मिल रहा था, डुअल डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा था। मेरा फ्रेंड मेरे आगे बैठा हुआ था, मैं उसको बहुत अच्छा फ्रेंड मानता था, वो रहा भी मेरा आईटी में, और उसने कहा यार मैं तो आईटी बॉम्बे जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ईश्वर भी चाहता मैं आईटी बॉम्बे जाऊं, क्योंकि पिताजी तो चाहते थे आईटी बॉम्बे जाऊं और मेरा दोस्त भी आईटी बॉम्बे जा रहा है। उस फ्लो में मैंने इमोशनली मैंने डिसीजन लिया, और मैंने जो मेरा आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल था बीटेक वो नीचे था और आईआईटी कानपुर इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर था, इलेक्ट्रिकल ऊपर था उस समय, मैंने उसको घुमा के उल्टा कर दिया और परमानेंटली मैं आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल वाला बंदा बन गया। मैकेनिकल बुरी ब्रांच नहीं होती, बट बाई चांस मैं शायद उसमें इतना इंटरेस्ट फील नहीं कर पा रहा था, मेरा इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स में ज़्यादा था। एनीवेज वो तो हुआ जो हुआ, लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि आप में से अगर 10-20 बच्चों को भी मैं गलत निर्णय लेने से रोक पाऊँ, तो मेरी जो ये 15-16 सालों की तपस्या है बच्चों, जो बच्चों के साथ मैंने समय गुजारा, जो मैंने अनुभव इकट्ठा किया, वो मेरे किसी न किसी के काम आया। एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं आपको बच्चों देना चाहता हूँ। पहली बात तो गवर्नमेंट ने जैसा कि आपको पता होगा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनके लिए आईआईटीज़ के अंदर स्पेशल कोटा है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कोटा। उसके अलावा गर्ल्स के लिए जो है स्पेशल कोटा है। तो उस कोटे में आपको एक फ़ायदा तो ये मिलता है, एक तो फीस का भी आपको बेनिफिट होता है। लड़कियों के लिए जैसे कि फॉर्म की जो फीस है वो भी जहाँ तक मेरी जानकारी डिफरेंट है। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ ये है कि बच्चों सारे आईआईटीज़ के अंदर मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे भी फर्स्ट ईयर के बाद ही बात पता चली। फर्स्ट ईयर तक तो मैंने पूरी फीस पे करी, बाद में मैंने जब उसके लिए अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए तो उन्होंने मुझे जो फर्स्ट ईयर में मैंने फीस पे की थी वो भी रिटर्न करी, और मेरे परिवार के लिए मुझे आईआईटी में पढ़ाना बड़ा आसान काम हो गया। तो जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। आईआईटीज़ के अंदर एक MCM स्कॉलरशिप, नाम नोट करिएगा, MCM मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप का प्रावधान होता है, जिसके पेरेंट्स की आय एक निश्चित आय से कम होती है। मेरे समय वो आय 1 लाख रुपए थी, तो जिनके पेरेंट्स की आय उस समय 1 लाख रुपए से कम थी उनके बच्चों को पूरी ट्यूशन फीस माफ होती थी। बच्चों मेरे टाइम पे 14,250 इंटू 2 यानी कि लगभग 28,000 से 29,000 की टोटल फीस हुआ करती थी, अपार्ट फ्रॉम हॉस्टल फी। उसमें क्या होता था कि उसमें मेरी लगभग ये मान के चलिए 22,000 रुपये की फ़ीस माफ़ हो जाती थी और मुझे सिर्फ 6,000 रुपये देने होते थे। इसके अलावा मुझे मंथली स्कॉलरशिप मिलती थी जिससे मेरा मैथ्स का खर्च चल जाता था। तो बच्चों MCM स्कॉलरशिप जो है
वो हर उस बच्चे के लिए अवेलेबल होती है जिसके पेरेंट्स की जो आय है वो एक निश्चित मापदंड से कम है। लास्ट ईयर तक मुझे ध्यान था वो 6 लाख रुपए थी। इस साल के लिए आपको एकदम फ्रेश उसको देखना पड़ेगा, IIT की वेबसाइट पे उसको जरूर चेक करें। तो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर एक जो लोड है, कई बार होता है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, मैंने देखा है छोटे छोटे गाँव से आते हैं, काउंसलिंग के समय हमारे से बात करते हैं, बोलते हैं साहब हम फीस कैसे जमा कराएंगे। उनको पता ही नहीं होता, डर होता है उनके दिमाग में। तो आप वो डर निकाल देना बच्चों। टैलेंट के लिए IITs के अंदर बहुत जगह है और पैसा उसमें कभी आड़े नहीं आता। उसके अलावा आदित्य बिरला स्कॉलरशिप है बच्चों, वो हर इंस्टीट्यूट के कुछ चुनिंदा बच्चों को मिलती है। फैंटास्टिक स्कॉलरशिप है। आदित्य बिरला स्कॉलरशिप जब अवार्ड की जाती है उसमें IITs भी होते हैं, कुछ NITs भी होते हैं, उसके अलावा IIMs होते हैं। तो वहाँ के जो टॉप बच्चे होते हैं उस इंस्टीट्यूट के, उनको चुना जाता है। वो स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी और स्कॉलरशिप से मुझे याद आ रहा है, व्हेन आई वाज स्टूडेंट तब एक मंजुला करके स्कॉलरशिप हुआ करती थी IIT बॉम्बे के अंदर। वैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब एक दो बच्चों को स्कॉलरशिप ऑफर कर देते हैं। IITs में जब आप जाते हैं तो वहाँ के एकेडमिक डिपार्टमेंट में एडमिन जो एकेडमिक जहाँ पर भी होता है वहाँ पर आप जाकर के पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल हो सकती है और आप उसको डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो मनी विल नेवर कम अंडर योर वे, ठीक है, तो वो आपको कभी रोक नहीं सकता। अब बात आती है बच्चों कि हम लोग रिपीट, अब एक लास्ट, क्योंकि ये वीडियो में छोटा रखना चाह रहा था लेकिन काफ़ी लंबा हो गया, तो अब बात आती है कि हम लोग रिपीट करें या ना करें। वो तीसरा बच्चा जो है या चौथा बच्चा है जिसकी रैंक बहुत ही ख़राब है, उसको कोई कॉलेज भी नहीं मिल रहा है, NIT भी नहीं मिला, लेकिन वो 12th का बच्चा है। रिपीटर के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, उसको तो इस साल कहीं ना कहीं कॉलेज लेना ही होगा। फिर भी कुछ बच्चे JEE मेन के लिए दोबारा रिपीट करते हैं। तो मैं अब रिपीटर वाले बात को एक बार थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं खुद एक रिपीटर था और जब मैं रिपीट करने का निर्णय लिया तो बड़ा कठिन निर्णय था मेरे लिए और मुझे बहुत डर लग रहा था कि पूरे एक साल भर मैं अपनी एनर्जी को इकट्ठा रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, पूरे साल भर में अपने आप को मोटिवेटेड रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा। लेकिन बच्चों, अंत भला तो सब भला। मेरे घर में लगभग सब लोग खिलाफ थे रिपीट करने के, एक्सेप्ट माई फादर। माई फादर टोल्ड मी, इफ यू वांट टू रिपीट यू कैन रिपीट, नो इश्यूज, मैं और मेहनत करूंगा और कमाऊंगा और आपको 1 साल क्या 2 साल और रिपीट करा सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम मल्टीपल रिपीटर अलाउड थे। उन्होंने मुझे बूस्ट किया। मैं कोटा रिपीट करने के लिए बंसल क्लासेस में आया उस समय, और रिपीट करने के बाद जब मेरी रैंक आ गई 392 तो सारी चीज़ें सही हो गई, सब चीज़ें एकदम सही ट्रैक पे आ गई, मैं जो चाह रहा था वो हो गया। लेकिन बच्चों बात वही है कि क्या आप वास्तव में दिल से रिपीट करना चाहते हैं? क्या आप अपने एंथू को पूरे साल भर मेंटेन रखने के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास रिपीट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा? यदि ऐसा है तो आपको डेफिनेटली रिपीट करना चाहिए। हाँ, एक बात और, क्या आपने पिछले 2 साल किसी अच्छे कोचिंग में तैयारी करी थी और आपने पूरा अच्छे से पढ़ाई करी थी, सारे काम आपके टाइम पे होते थे, आपके होमवर्क टाइम पे होते थे, आपको डाउट्स जो है वो सारे क्लियर होते थे, उसके बावजूद आपकी रैंक नहीं आई, तो आपको रिपीट नहीं करना चाहिए। यदि आप अच्छे कोचिंग, अच्छे मटेरियल, अच्छे टीचर्स से IIT की तैयारी नहीं करा है आपने, आज तक नहीं मिले हैं, उसके साथ आपका आमना सामना नहीं हुआ है, तो आप डेफिनेटली रिपीट करने की सोच सकते हैं बच्चों। क्योंकि 1 साल इन्वेस्ट करके, वेस्ट करके नहीं, 1 साल इन्वेस्ट करके यदि आपकी रैंक आ जाती है 500 के अंदर भी, 1000 के अंदर भी, तो बेटा उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मेरा एक फ्रेंड था, उस फ्रेंड की और मेरी रैंक जो है ना 12 के साथ लगभग एक जैसी आई थी। वो बंदा कॉलेज में चला गया, ठीक है, और मैं भी कॉलेज में गया, लेकिन मैंने 2 महीने बाद डिसीजन लिया कि मैं IIT की तैयारी करूंगा, एंड आई लेफ्ट दी कॉलेज। वो बल्कि बेटर कॉलेज में गया था, राजस्थान के, मेरे से नाम नहीं बताना चाहता मैं उस कॉलेज का, और मैं कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज गया था। क्योंकि मैं कोटा में था, कोटा में IIT की तैयारी का माहौल था, तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर IIT। आफ्टर 1 ईयर आई वॉज 1 ईयर बिहाइंड हिम, यानी कि वो जब पास आउट हुआ 2002 में पास आउट हुआ, और जब मैं पास आउट हुआ 2003 में पास आउट हुआ। बच्चों 2003 में जो मेरी जॉब लगी थी, या जो मेरे पास जॉब के ऑप्शंस थे, या जो मैंने IIT के अंदर कॉन्फिडेंस गेन किया था, जो मेरा एक तरह से कह सकते हो अनुभव था, एटीट्यूड था, वो उस बंदे से कई गुना बेटर था। और जो मेरी सैलरी थी, जो मेरी डे 0 पे सैलरी थी, जो मेरा इनिशियल प्लेसमेंट ऑफर था,
वो उस बंदे से जो कि 1 साल पहले राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हो चुका था, जो कि आज एक बड़ा कॉलेज माना जाता है, उस बंदे से लगभग 2.5 गुना पैकेज था मेरा उस समय भी, स्टार्टिंग पैकेज भी, और वो हमेशा ज़्यादा रहा। तो मेरा ये मानना है कि यदि हमने 1 साल इन्वेस्ट करके, अपनी एनर्जी को मेंटेन रख करके, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रख करके, दिल से अगर तैयारी करी और हमारी रैंक अगर अच्छी आ जाती है, तो बेटा 1 साल रिपीट करना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है, आप रिपीट कर सकते हैं। लेकिन यदि लेश मात्र भी, डेल्टा एप्सिलॉन भी अगर आपको डाउट है कि हो सकता है हम बीच में जाके घबरा जाएं, टूट जाएं, हो सकता है कि मैं मतलब इतनी मेहनत नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं बहुत सारी मेहनत, या आपको लगता है कि मैं ऑलरेडी मेहनत कर चुका था फिर भी नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, तो उस केस में फिर आपको तुरंत कोई ना कोई कॉलेज ले लेना चाहिए। आज के सिनारियो में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ एंड में बेटा, ये है कि यदि आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके जाने का ऑप्शन मिलता है उस बच्चे के लिए जो रिपीट करने की सोच रहा है, या जो NITs के अंदर भी अच्छा कॉलेज नहीं पा रहा है, और जिसके पेरेंट्स जो हैं वो सक्षम हैं उसको आउट ऑफ इंडिया भेजने के लिए, तो वो बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली सिंगापुर। जो एशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सिंगापुर इस समय काफ़ी, NUS नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर काफ़ी अच्छी रैंकिंग पे है, यू कैन ट्राई फॉर दैट। US की यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, UK की यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप अगर उस डायरेक्शन में भी सोच रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो पहले साल तो अपने माँ बाप के खर्चे से वहाँ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पर कुछ ना कुछ साइड में इंस्टीट्यूट में कोई एकेडमिक काम ले लेते हैं, जैसे कि कई बार TAship होती है, ट्यूटर जो होते हैं वो TAship वहाँ पे मिल जाती है, लैब में प्रोफेसर को असिस्ट करते हैं, या लाइब्रेरी में कुछ काम ले लेते हैं और वो अपना खर्चा वहाँ पे निकाल लेते हैं। तो बच्चों, आप यदि सक्षम हैं तो यू कैन ट्राई फॉर दैट, और वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और इस समय कोरोना की वजह से बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चों का इनफ्लो होगा वो नॉर्मल इनफ्लो नहीं होगा, सो यू मे गेट अ चांस फॉर दैट। तो बच्चों, उसके लिए भी आपको सोचना चाहिए। सो आई थिंक काफ़ी देर हो गई। अगर मुझे रिक्वायरमेंट रही तो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, मुझे ऐसा लगा कि आपको रिक्वायरमेंट है, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर फिर मैं 1-2 वीडियो बनाऊंगा फाइनल जो ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके पहले। और जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट का जवाब दूँ, क्योंकि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, और यदि मेरे थोड़े से गाइडेंस से आपको कोई फ़ायदा मिल जाता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ईश्वर करे आपको वो सारी चीज़ें मिले जो आप अपने लिए सोच रहे हैं। ईश्वर करे आप इस समाज के लिए एक एसेट बने। ईश्वर करे कि आप कभी भी, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए। ईश्वर करे कि आप अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने मोहल्ले का, अपनी सिटी का, अपने देश का नाम बहुत ऊंचा करें। और बच्चों, एक बात याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है, कभी झुकना नहीं है, कभी हारना नहीं है, और हमेशा एक होता है ना, जैसे एक क्रिकेटर होता है जो एकदम बोल्ड स्टेप लेता है, जैसे मैं बार बार वो लाइन मेंशन करता हूँ, एक बार फिर मेंशन करता हूँ। आई रिमेंबर दी वर्ल्ड कप जिसमें धोनी ने लास्ट बॉल पे आगे बढ़ के जो वो एक छक्का मारा था, मुझे आज भी याद है वो 6। वो कॉन्फिडेंस होता है, क्रीज से बाहर आकर खेलने का कॉन्फिडेंस, अपने आप को बैलेंस रख के, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर हमेशा रहे। क्योंकि बच्चों, किसी ने सच कहा है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। अर्थात यानी जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है आगे बढ़ के दौड़ने का, आगे बढ़ के स्टेप लेने का, आगे बढ़ करके इनिशिएशन लेने का, वही तो गिरते हैं, वही तो गलतियां करते हैं। गलतियां तो उसी से होंगी जो मेहनत करते हैं। जो मेहनत ही नहीं करते, जो रैंकते हुए चलते हैं, जो रिस्क नहीं लेते, वो क्या गिरेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी गिरे हुए हैं। इसलिए बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।